नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ भूपेंद्र कुलदीप जी की रचना का पार्ट 4। अनुज उसके जाते ही शांति से आंख बंद करके सो गया। दूसरे दिन अनुज को थोड़ा स्वस्थ फील कर रहा था, इसीलिए तैयार होकर कॉलेज आ गया। आते ही उसे स्टोर को लेकर कुछ शिकायतें मिली तो उसने रमा को बुलवाया। मैं आइकमिन सर, रमा ने पूछा। ओह, अंदर आओ रमा, और ये मुझे सर मत बुलाओ प्लीज। अब से मुझे अनुज ही कहा करो। बैठो। पर आप यहाँ मेरे बॉस हैं सर। हाँ, पर दोस्त पहले हूँ कि नहीं हूँ? रमा चुप थी। अच्छा, शेखर तुम्हारा दोस्त हो सकता है, मैं नहीं। ये तो अन्याय है रमा। ठीक है अनुज, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। बताओ किस लिए बुलाया है? हाँ, मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि मैंने स्टोर का प्रभार गगन को दिया था, परंतु लगता है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई है। तो मुझे क्या करना होगा अनुज? रमा ने पूछा। तुम्हें स्टोर की जांच करनी होगी। मैं तुम्हें जांच समिति का अध्यक्ष बना रहा हूँ। 2 और स्टाफ तुम्हारे साथ रहेंगे। ऑर्डर्स में अभी जारी कर देता हूँ। तुम जाकर थोड़ी सूक्ष्मता से जांच करो और मुझे एक्चुअल रिपोर्ट दो। मैं आश्चर्यचकित हूँ अनुज कि तुमने मुझ पे भरोसा किया। आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है रमा। पूरे महाविद्यालय में तुमसे ईमानदार और समझदार कोई नहीं है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे अलावा विकल्प नहीं था। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद अनुज। मैं जल्द ही अपना रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी, कहकर वो बाहर निकल गई। गेट पर अचानक शेखर से मुलाकात हो गई। ओह हेलो शेखर। हेलो रमा, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। कहाँ थी तुम? बस बॉस ने बुलाया था तो ऑफिस आई थी, अब वापस डिपार्टमेंट जा रही हूँ। तुम बताओ किस लिए ढूंढ रहे थे मुझे? रमा पूछी। तुमसे कुछ सलाह मशवरा करना है, शेखर बोला। मुझसे? रमा हंसने लगी। ये सब लोग अचानक मुझे समझदार क्यों समझने लग गए हैं? तुम तो समझदार, इसमें क्या किसी को कोई शक है? शेखर बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शेखर। बताओ क्या बात है? रमा बोली। अभी नहीं, मैं तुम्हारे विभाग में आकर बात करूंगा। अभी तुम अपना काम निपटाओ, मैं बाद में आता हूँ, शेखर बोला और अपने चेम्बर में चला गया। रमा वहां से निकलकर समिति के 2 अन्य सदस्य स्टोर में गई। गगन वहां पर पहले से ही बैठा था। अरे आप लोग यहाँ? गगन थोड़ा आशंकित होते हुए पूछा। हाँ गगन, प्लीज बैठो ना, हम लोग कुछ काम से आए हैं। तुम ये लेटर देखो, कहकर रमा ने ऑर्डर कॉपी गगन की ओर बढ़ा दी। ऑर्डर कॉपी देखते ही गगन थोड़ा ज्यादा चिंतित नजर आने लगा। घबराने की कोई बात नहीं है गगन, हम मिलजुल कर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हल कर लेंगे, रमा बोली। गगन आया तो था यहाँ अनुज और रमा को अलग करने, उनके बीच मन मुटाव पैदा कर, विरोध पैदा करने, परंतु अब खुद ही रमा को पाने की चाह करने लगा था। उसको थोड़ा अंदाजा तो था कि अनुज और रमा के बीच रिलेशन थोड़ा नाराजगी वाला है, परंतु ये सोच नहीं पाया था कि स्टोर की जांच के लिए वो रमा को ही अध्यक्ष बना देगा। क्या उन दोनों के बीच का रिलेशन ठीक हो गया? अचानक अनुज ने रमा के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर लिया? कोई अवसर तो मिले ताकि उसका भरोसा रमा के ऊपर से तोड़ सकूं, पर अभी तो यही मेरे ऊपर जांच के लिए आ गई है। अभी क्या करूं? गड़बड़ियां तो की है, उनको किसी तरह छुपाना ही पड़ेगा, या फिलहाल टल जाए तो भी अच्छा है। ये सोच ही रहा था कि अचानक रमा बोली। गगन, मुझे थोड़ा कंज्यूमेबल आइटम वाला रजिस्टर दिखाओ, पिछले महीने वाला ही हिसाब किताब दिखाओ। तुम मुझ पर शक कर रही हो रमा? गगन ने पूछा। नहीं गगन, शिकायत सिर्फ पिछले महीने के आधार पर की गई है, इसीलिए, अन्यथा हम लोग तो पूरे वर्ष भर का रजिस्टर चेक करेंगे। हो सकता है कोई गड़बड़ी ही ना हो और फर्जी शिकायत की गई हो। ये बताओ तुमने कब से स्टोर का प्रभार संभाला है? रमा पूछी। पिछले महीने की 1 तारीख से। ओके, पहले हम लोग कंज्यूमेबल का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं, फिर नॉन कंज्यूमेबल देख लेंगे, रमा बोली।
कॉलेज में उपयोगी चीज़ों का हिसाब किताब रखना तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। रमा थोड़ी कम ज़्यादा हो ही सकता है। गगन थोड़ा चिंतित होते हुए बोला, थोड़ा तो चलेगा गगन, परंतु ज़्यादा अगर हो तब सोचना पड़ेगा। मैडम आप लोग भी सामान इश्यू रजिस्टर में देखकर गिनते जाइए, मैं भी खरीदी रसीद से मैच करती जाती हूँ। ठीक है मैडम कहकर उसके अन्य दो साथी सामान गिनना चालू कर दिए। थोड़ी देर में ही रमा को समझ आ गया कि गड़बड़ियाँ तो हुई है, इसीलिए उसने एक फैसला लिया। गगन एक काम करते हैं, इतना ज़्यादा सामान है कि तत्काल तो उसको वेरीफाई कर पाना संभव नहीं होगा, इसीलिए रजिस्टर और रिकॉर्ड वाले अलमारी की चाबी स्मृति को दे दो। हम अपने हिसाब से 2-3 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे देंगे। रमा बोले, देखो रमा, गड़बड़ी वाली कोई बात ही नहीं है, अब तुम मेरे ऊपर अविश्वास कर रही हो। गगन बोला, अविश्वास वाली कोई बात नहीं है गगन, जिम्मेदारी मेरी भी है। तभी चपरासी अंदर आया, शेखर सर बुला रहे हैं। चपरासी बोला, कहाँ है शेखर? रमा ने पूछा। आपके विभाग में बैठे हैं मैडम। अच्छा ठीक है, उनसे कहो मैं आती हूँ। गगन तुम चाबी दे दो, बाकी की कार्यवाही हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ले जाओ, आखिर क्या हो जाएगा, गगन चिढ़ते हुए बोला। रमा चाबी लेकर सदस्यों के साथ बाहर निकल गई। गगन के चिढ़ ने रमा को हासिल करने की उत्कंठा को और बढ़ा दिया था। उसको लगने लगा था कि रमा उसके सभी अरमानों पर पानी फेर देगी, या तो उससे जाकर बात करनी पड़ेगी या उसके लिए अवसर देकर गड्ढा खोदना पड़ेगा। यह सोचकर वह रमा के विभाग की ओर गया। शेखर रमा के विभाग में अकेला बैठकर इंतजार कर रहा था। अरे सचिव महोदय, क्या हाल है आपके? बड़े उतावले नजर आ रहे हो। रमा अंदर आते आते बोली। मेरा मजाक उड़ा रही हो रमा? शेखर नाराज होते हुए बोला। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी? मजाक उड़ाने और परेशान करने का ठेका तो यहाँ एक ही आदमी ने ले रखा है, वो तुम्हारा खड़ूस दोस्त अनुज कुमार। नहीं रमा, तुम उसको गलत समझ रही हो, वो असल में है बहुत अच्छा इंसान। हाँ, एक बुरी लत लग गई है और आजकल मुझे भी लग गई है। कौन सी नई लत लग गई? वो आश्चर्य से पूछे। प्रेम की लत रमा, प्रेम की लत। अच्छा वैसे मतलब तुमको भी वही लत लग गई है? किससे? बताओ ना किससे। वो तो नहीं बताऊंगा। है एक लड़की अनुज के ही शहर की, मुझे बहुत पसंद है। हम दोनों परिचित हैं और मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करती है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, रमा बोली। उसी वक्त गगन उसके कमरे में बात करने आने ही वाला था कि उनकी आवाज़ सुनकर बाहर ही रुक गया और छिपकर उनकी बात सुनने लगा। पर प्रॉब्लम क्या है शेखर? अगर तुम उसको पसंद हो, वो तुमको पसंद है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, रमा बोली। दिक्कत है ना रमा, मुझे ये बात अच्छे से नहीं मालूम कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। अरे फिर तो तुमको उसे जल्दी ही बता देना चाहिए। हाँ, बताना तो चाहता हूँ रमा, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ, इसीलिए तो तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम बताओ ना कैसे कहूँ। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, तुम उससे मिले कैसे? मैं तो उसको जानता भी नहीं था रमा। एक दिन उसके शहर में कार एक्सीडेंट हो गया था और मैंने उस कार चलाने वाले शख्स की मदद कर दी थी। जब मैं उनको घर लेकर गया तो उनकी बेटी ने मेरा धन्यवाद किया और दोस्त की तरह हाथ बढ़ाया। मुझे उससे तभी प्यार हो गया था। इसके बाद हमारी 3-4 मुलाकातें भी हो चुकी हैं, परंतु अब तक ना मैंने ना उसने एक दूसरे को अपनी पसंद के बारे में कहा है। ये तो पक्का है ना शेखर कि तुम अगर उसको प्रेम का प्रस्ताव दोगे तो वो स्वीकार कर लेगी? मुझे ऐसा लगता तो है, इसीलिए तो तुमको पूछने आया हूँ रमा। तुम बताओ ना, क्या बोलूँ कि वो मान जाए? देखो मुझे तो कोई अनुभव नहीं है किसी को ऐसा बोलने का, पर ऐसा लगता है कि तुमको दिल से उसको आई लव यू बोलना चाहिए, वो मान जाएगी। हाँ तो उसी की प्रैक्टिस करा दो ना प्लीज, शेखर बोला। कब बोलना है शेखर तुमको? रमा पूछी। कभी भी बोलने की प्रैक्टिस हो जाए तो मैं उसी काम के लिए चला जाऊंगा।
उसमें क्या है, आखिर वो काम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कर लो प्रैक्टिस, रमा बोली। पर मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ रमा। मेरे साथ? मेरे साथ क्यों? तुम दर्पण के सामने खड़े होकर कर लो प्रैक्टिस। गगन अब भी कान लगाकर ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारे साथ इसीलिए रमा की मैं एक असल लड़की के साथ आत्मविश्वास हासिल करना चाहता हूँ, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। रमा थोड़ी हिचकिचाने लगी। अरे यार, माला के साथ कर लो ना। मेरी और माला की दोस्ती थोड़ी है, मतलब तुम मेरी दोस्त होना, है ना? शेखर नाराज होते हुए बोला। देखो, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। बताओ कहाँ प्रैक्टिस करनी है तुम्हारी? यही करते हैं ना रमा, माला भी मदद कर देगी तुम्हारी। अरे यार, सबको बताना रहता तो लाउड स्पीकर लगवा कर नहीं चिल्लाता मैं। शेखर नाराज होते हुए बोला। अच्छा ठीक है भाई, नाराज मत हो, बताओ कहाँ करना है? रमा हंसते हुए बोली। कॉन्फ्रेंस रूम में। अभी नहीं, आज नहीं, आज मुझे काम है, कल करते हैं, रमा बोली। कल कितने बजे? कल 12 बजे। ठीक है, ठीक है, थैंक्स रमा, कहकर शेखर उठा और जाने लगा। थैंक्स की कोई बात नहीं शेखर। शेखर को बाहर आता देख गगन वहां से तेजी से हट गया। शेखर बाहर निकला तब तक गगन जा चुका था। शेखर भी वहां से निकलकर अपने ऑफिस चला गया। गगन रमा से मिलने की बजाय वापस स्टोर में आ गया। वो विचार करने लगा कि ये शेखर और रमा की इतनी गहरी दोस्ती कब और कैसे हो गई। क्या इसकी खबर अनुज को नहीं है? और है तो उसे क्या कोई आपत्ति नहीं है? अचानक उसके दिमाग में विचार कौंधा, क्यों न इस अवसर का लाभ उठाया जाए और अनुज और रमा के बीच दरार पैदा की जाए। आखिर अनुज को थोड़ी पता है कि शेखर रमा के साथ प्रैक्टिस करने वाला है। उसे तो यही लगेगा कि शेखर उसको प्रपोज कर रहा है और रमा उसको स्वीकार कर रही है। हाँ, ये सही मौका है लाभ उठाने का। इससे रमा भी टूट जाएगी और मेरी जांच भी अधूरी रह जाएगी। ऐसा ही करता हूँ, सोचकर वो उठा और ऑफिस की ओर निकल गया। ऑफिस पहुंचकर वो पूछताछ में जाकर पूछा, मालती सर है क्या? कौन सर? अनुज सर की शेखर सर। अनुज सर? अनुज सर है क्या? है ना, सर बैठे हैं, मालती ने कहा। अकेले हैं कि कोई और भी है? शेखर सर के साथ बैठे हैं। सर शायद दिल्ली यूजेसी कार्यालय कुछ दिनों के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए शेखर सर को शायद कार्यभार कुछ दिनों के लिए देने वाले हैं। ओ, अनुज सर बाहर जाने वाले हैं क्या? गगन ने पूछा। हाँ सर, दिल्ली जाने वाले हैं। कब ये तो पता नहीं, शायद 2-4 दिन में, मालती बोली। ओके, मुझे उनसे बात करनी है। जब वो अकेले हो चाहे तो मुझे बुलवा लेना, आवश्यक काम है। ठीक है सर, मैं बुलवा लूंगी। गगन बाहर निकल गया। अंदर अनुज शेखर को बता रहा था, शेखर मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना है, 1 सप्ताह या 10 दिन के करीब लग जाएंगे। तब तक तुम संभाल लेना कॉलेज को। और स्टोर में कुछ गड़बड़ी की शिकायत थी तो मैंने रमा मैडम को जांच समिति का अध्यक्ष बना दिया है, उसकी भी रिपोर्ट देख लेना। और बाकी कोई तकलीफ हो तो मैं तो फोन पर उपलब्ध रहूंगा ही। ठीक है, कब निकलोगे? शेखर ने पूछा। 4 दिन बाद की टिकट है। ठीक है, अभी तो 4 दिन हो ना मेरे ख्याल से। तब तक रिपोर्ट आ जाएगी, तुम उसे सुलझा कर ही जाना। चलो देखते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, कहकर शेखर निकल गया। मालती ने शेखर के निकलते ही गगन को बुला भेजा। मैं आइकमिन सर? गगन पूछा। ओ, आइए गगन सर, अंदर आ जाइए, बैठिए। थैंक यू सर। बताइए सर, वो स्टोर की जांच के लिए कमेटी बनाई है? हाँ, मुझे कुछ शिकायतें मिली थी, इसीलिए निष्पक्ष जांच हो करके कमेटी बना दिया हूँ। पर ये तो मेरी ईमानदारी पर शक है सर। अरे ऐसी बात नहीं है गगन सर, हो सकता है नीचे के कर्मचारी कुछ गड़बड़ करते हो और आपको पता नहीं चलता हो, इसीलिए जांच होने दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको किस बात की टेंशन है? हाँ, वो तो ठीक बोल रहे हैं सर आप तो। पर अभी तो मैं आपको कुछ और भी जानकारी देने आया था। हाँ तो बताइए।
बताऊंगा नहीं सर, आपको स्वयं सुनना और देखना है। मैं समझा नहीं, अनुज बोला। सर अभी मैं कुछ बोलूंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए कल 12:05 पर आप कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़े होकर स्वयं सुन लीजिएगा। मुझे क्लियर बताओ गगन सर, क्या बात है? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, परंतु आपको स्वयं देखना होगा। मैं अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ सर। अच्छा, मैं आपकी बात पर यकीन क्यों करूं? अनुज बोला। देखा सर, आप अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तो अगर बताऊंगा तब तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। गगन बोला। चलो ठीक है, मैं आपकी बात पर यकीन कर लेता हूँ, परंतु सिर्फ एक बार के लिए। अगर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला तो आपके ऊपर दोबारा यकीन नहीं कर पाऊंगा। मुझे मंजूर है सर, गगन बोला। ठीक है, मैं कल जाऊंगा वहां। अब जा सकते हैं। यह सुनकर गगन वहां से निकल गया। रात भर अनुज सोचता रहा कि ये गगन भी ऐसा क्या सुनाना चाहता है, और सिर्फ मुझे क्यों? ऐसा क्या होने वाला है वहां जिसको वो मुझे आज नहीं बताना चाह रहा था? चलो ठीक है, एक बार उस पर भी यकीन करके देख लेता हूँ। कल चला जाऊंगा, वहां देखता हूँ क्या होता है। दूसरे दिन वो टाइम पर कॉलेज पहुंच गया था और इंतजार करने लगा कि कब 12 बजे। जब उसने देखा कि 12 बज गए हैं तो वो उतावला होकर उठने लगा। सोचा अभी चला जाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? फिर उसने सोचा गगन ने 5 मिनट बाद जाने को कहा था, 5 मिनट बाद की चलता हूँ। इतना अधीर होना ठीक नहीं है। वो घड़ी की ओर देखता रहा और जब 12:05 बीत चुके तो उठा और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चल पड़ा। जब वह कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचा तो उसने गेट हल्का सा खुला देखा। पहले तो वो गेट को जोर से खोलकर अंदर जाने की सोचा, फिर याद आया कि गगन ने कहा था आवाज सुनना है, तो वह वही गेट पर खड़ा होकर पहले धीरे से अंदर चारों ओर देखा। अचानक उसे शेखर और रमा नजर आए। वो एकदम चौंक गया। वो दोनों चेयर पर नहीं बैठे थे, बल्कि शेखर घुटने बल बैठा था और रमा खड़ी थी। उसे थोड़ी शंका हुई। उसने सोचा सुन ही लेता हूँ, आखिर क्या बातचीत हो रही है, और वो कान लगाकर उनकी बात सुनने लगा। तभी शेखर की आवाज आई, देखो मैं तुमको अपने दिल की बात बता चुका हूँ। अब आखिरी में तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पर उससे पहले तुमसे एक वादा करता हूँ कि तुम्हारा जवाब चाहे जो भी हो, हाँ या ना, हम दोस्त थे और हमेशा दोस्त रहेंगे। बताओ क्या बात है? रमा की आवाज आई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शेखर की आवाज आई। ये सुन के अनुज सन रह गया। उसके होश उड़ गए। एक पल के लिए उसे लगा कि वो अंदर जाए और शेखर को मार डाले। आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी रमा को प्रपोज करे? फिर उसने थोड़ा विचार किया कि रमा तो खुद ही मना कर देगी। उसे शेखर को मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो मुझसे प्यार करती है ना, तो किस तरह उसको एक्सेप्ट करेगी? ऐसा संभव ही नहीं है कि वो स्वीकार कर ले। वो मुझसे मोहब्बत करती है, चाहे हमारे बीच जितनी भी लड़ाई हो वो पक्का मना कर देगी। यह सोचकर वो वहीं रुक गया और उसके जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। तो बताओ, तुम्हें मेरा शादी करने का प्रस्ताव स्वीकार है कि नहीं? शेखर ने फिर कहा। बिल्कुल शेखर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। रमा की आवाज गूंजी। इतनी धोखेबाज तो नहीं हो सकती। और शेखर, मैंने तो उसे दोस्त समझा था। मैं अगर दिल्ली चला गया तो इनकी तो मौज हो जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं रमा और शेखर को अलग कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिलहाल तो मैं रमा और शेखर को अलग कर देता हूँ। अब तक तो मेरे मन में रमा के लिए चाहते थे, पर एक बार और मुझे धोखा देकर नफरत करने का मौका उसने मुझे खुद ही दे दिया। वो धोखेबाज थी और आज भी धोखेबाज है। अब तो मैं उसे कभी भी अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। उसको मेरे जीवन के साथ खेलने का अधिकार किसने दिया? गद्दार, विश्वासघाती, धोखेबाज। मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, पर पहले तो
शेखर की खबर लेता हूँ। नहीं, मैं शेखर को अभी कुछ नहीं कहता, अभी उसको मेरी जगह दिल्ली भेज देता हूँ। उसने यह सोचकर कॉलबेल बजाई। जी सर, चपरासी अंदर आकर पूछा। शेखर को बुलाओ। जी सर कहकर चपरासी चला गया। हाँ अनुज, कहते हुए शेखर अंदर आया। बैठो। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जगह तुम दिल्ली चले जाओ, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम आ गया है। अनुज बोला। अचानक क्या जरूरी काम आ गया अनुज? आ गया है एक जरूरी काम, तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। शेखर बोला। भाई तुम कर सकते हो, मुझे रुकने की क्या जरूरत थी? तुम करोगे कि नहीं, बस ये बताओ। यार मुझे भी एक जरूरी काम था, अगर मेरी जगह कोई और जाएगा तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, मैनेजमेंट में कोई और नहीं जिसको भेजा जा सके, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम जाओ, मेरा आदेश समझकर जाओ। ठीक है अनुज, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं ही चले जाता हूँ। बताओ कब जाना है? कल। मैं तुम्हारी टिकट बुक करा देता हूँ, तुम अपनी तैयारी कर लो। सारी फाइल्स इस बैग में है, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है अनुज, मैं फाइल देख लेता हूँ, कहकर शेखर फाइल उठाया और अपने चेंबर में चला गया। इधर अनुज का मन एकदम विचलित हो गया था। क्या करे क्या करे, अभी शेखर मौजूद है तो रमा से भी बात करने का कोई फायदा नहीं। क्या करूं क्या करूं, वेट करना उचित होगा। शेखर को पहले जाने देता हूँ, फिर रमा की खबर लेता हूँ। वो एकदम हाइपर हो रहा था। यहाँ रहूंगा तो अपना आपा खो दूंगा। ऐसा करता हूँ, घर चला जाता हूँ। यह सोचकर वह उठा और बिल्कुल अवचेतन मन से घर की ओर निकल गया। घर पहुंचा तो दरवाजा मधु ने खोला। हेलो भैया, आज इतनी जल्दी? अनुज ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ, आपने कोई जवाब नहीं दिया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अनुज अब भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ बताओगे भी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मेरा मूड ठीक नहीं है। क्यों, कोई विशेष कारण? रमा के साथ झगड़ा हुआ क्या? रमा का नाम सुनते ही अनुज एकदम उत्तेजित हो गया। नाम मत लो उस धोखेबाज का, यह कहते ही उसने बगल में रखे लाइट लैंप को उठाकर पटक दिया। मधु एकदम घबरा गई। क्या हुआ भैया? वो घबराते हुए पूछी। मेरे नजदीक मत आओ मधु, मेरा अभी मूड ठीक नहीं है। उसने फिर सामान उठाकर पटक दिया। तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ मधु, मुझे अकेला छोड़ दो। वो अब थोड़ा और हाइपर हो गया था। वो जोर जोर से गुस्से में धोखेबाज धोखेबाज चिल्लाकर को पटक रहा था। मधु ने उसे अकेला छोड़ना ही उचित समझा। वो अंदर जाने लगी, तभी उसकी माँ अनीता देवी को फोन उसके मोबाइल पर आया। बेसुधी में अचानक उसने फोन उठा लिया और ये धोखेबाज की आवाज मिसेस अनीता ने सुन ली। ये क्या आवाज है मधु? ये अनुज की आवाज है क्या? किसको धोखेबाज कहकर चिल्ला रहा है? रमा को बोलते बोलते वो अचानक रुक गई। उसे अंदाजा हो गया कि अनजाने में उसने भयंकर भूल कर दी। ओह, ये लड़की हमारे कुल का नाश करके ही छोड़ेगी। कितना उसको समझाया कि अनुज के जीवन से चली जा चली जा, फिर भी वो नहीं मानी। फिर से अनुज के जीवन को डिस्टर्ब करने चली आई। अनीता देवी बोली। वो तो चली ही गई थी माँ, उसका कोई दोष नहीं, भाई ही उसके पीछे पड़ा है। तो क्या करे? तू उसका साइड मत ले मधु, तू रमा का क्यों साइड ले रही है? उसी की वजह से तो अनुज का ये हाल है। अनुज की आवाज अब भी जोर जोर से सुनाई पड़ रही थी। सुन सुन, तू अपने भाई का हाल, उसी की वजह से उसकी ये हालत हुई है। मैं फोन रखती हूँ माँ, मैं वैसे भी परेशान हूँ और ऊपर से आप और परेशान कर रही हो। रखिए फोन, और आपको इस सब पे दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मधु बोली। क्यों नहीं दूंगी दखल? क्या अनुज मेरा बेटा नहीं है? अगर आप समझती हैं कि आपका बेटा है तो उसको शांति से जीने दीजिए, उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। आप बस फोन रखिए अभी, कहकर मधु ने फोन काट दिया। अनुज का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वही सोफे पर चुपचाप लेट गया। मधु ने आकर देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और अनुज सोफे पर आंख बंद किए लेटा है, तो उसने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। वो रूम में गई और रमा को फोन लगाई। हेलो रमा। ओह हेलो मधु, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम ये बताओ कि आज अनुज के साथ तुम्हारी कोई अनबन हुई क्या? नहीं तो आज तो बिल्कुल मुलाकात ही नहीं हुई।
कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आज भैया तुम्हारा नाम सुनते ही थोड़ा ज़्यादा हाइपर हो गए थे। उन्होंने तुम्हारा नाम सुनते ही धोखेबाज धोखेबाज करके चिल्लाने लगे और हाल का सारा सामान पटक पटक कर तोड़ डाला। आज से पहले कभी ऐसा नहीं किए थे। ओह, ये तो अच्छी बात नहीं है। वो तो ऐसे ही मुझे धोखेबाज मानता है। ये तो कोई नई बात नहीं है मधु, पर आज क्यों इतना गुस्सा कर रहा है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है रमा, क्या करूं? तुम बात करोगे क्या उससे? मथु ने पूछा। अरे नहीं बाबा, उसके इस उखड़े मूड में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, उसका मूड शांत हो जाए तो कल बात कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं भी उसको आज नहीं छेड़ती, कल ही मैं बात करूँगी। अच्छा, रखती हूँ कहकर मथु ने फ़ोन काट दिया। रमा अचानक आए इस फोन से थोड़ी चिंतित हो गई थी। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? किसका गुस्सा अनुज उतार रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। अजीब बात है, इतना गुस्सा तो अनुज कभी नहीं करता, फिर अचानक उसे आज क्या हो गया है? क्या करूं मैं ईश्वर? मैं भी तो उसे बहुत चाहती हूँ, पर इतनी मजबूर हूँ कि उसे बोल भी नहीं सकती। मेरा प्यार ना मिलने की वजह से उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। क्या करूं? वो मुझे छोड़ता भी तो नहीं, मुझे कहीं भागने भी नहीं देता, ऊपर से रोज मुझे देखने की इच्छा करता है। ऐसा तो नहीं कि आज मुझे देख नहीं पाया करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा अब समझ गया है कि मैं उसे नहीं मिलने वाली। फिर क्या बात हो गई? इस तरह सोचते सोचते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो उठी और बाहर गैलरी का लाइट जलाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोले तो चौंक गई। ओह, आप? मधु की माँ मिसेस अनीता सामने खड़ी थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मिसेस अनीता ने कहा। हाँ आइए, रमा ने गेट को और खोलते हुए कहा। मिसेस अनीता अंदर आ गई। बैठिए, मैं 2 मिनट आती हूँ कहकर वो गैलरी का लाइट चालू करने चली गई। मिसेस अनीता सोफे पर बैठकर पूरे घर को देखने लगी। कहीं पर भी अनुज का कोई फोटो नजर नहीं आया। रमा गैलरी का लाइट जलाने की कोशिश की, पर वो जला नहीं तो थककर हार कर वापस लौट गई। अंदर आई तो देखा मिसेस अनीता आराम से सोफे पर बैठी हुई है। क्या तुम यहाँ अकेले रहती हो? अनीता देवी ने पूछा। जी, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ, रमा ने कहा। मैं जानती हूँ रमा की अनुज सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया है और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमको पता है, अनुज ने सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए 50 लाख रुपए कॉलेज में इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम चली क्यों नहीं जाती अनुज के जीवन से? मिसेस अमिता ने कहा। देखिए, मैंने आपकी बात का मान रखते हुए उस शहर को ही छोड़ दिया था। अब वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो मैं क्या करूँ? मैंने यहाँ से भी जाने की कोशिश की थी, परंतु उसने मेरे माता पिता को लीगल कोर्ट में घसीटने की धमकी देकर मुझे जबरदस्ती रोक लिया। मैंने उसे यह भी कभी नहीं बताया कि आपने मुझे ऐसा करने को कहा है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम उससे प्यार नहीं करती? मैं उसे बता चुकी हूँ और जब भी मिलती हूँ उसे बताती ही हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करती। और क्या करूँ? तो फिर उसे यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि तुम उससे प्यार नहीं करती? वो शांत क्यों नहीं हो रहा है? इस बारे में मुझे कैसे पता होगा? रमा बोली। तुम जब तक शादी नहीं करोगी वो तुम्हारे पीछे पागल ही रहेगा और इसी तरह तुम्हारे पीछे पैसा लुटाता रहेगा, अनीता देवी बोली। तो आप संभालिए उसे, मुझे कहने से क्या मतलब? आपकी परेशानी खत्म करने के लिए मैं क्यों बलि का बकरा बनूं? अपने स्वार्थ के लिए आप बार बार मुझसे बलिदान क्यों मांगती हैं? इसीलिए क्योंकि तुम्हारी वजह जा रहा है मैं लगातार बर्बाद हो रही हूँ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर इस बात की क्या गारंटी है कि अनुज मुझे खोजते हुए फिर वहां नहीं आएगा? रमा बोली। देखो, बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। तुमको क्या करना है तुम जानो, परंतु मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम उसकी जिंदगी में ना रहो। देखिए, मेरी भी यहाँ रुकने की कोई इच्छा नहीं है। मैं भी यहाँ जल्द से जल्द चले जाना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मजबूरी की वजह से अब तक रुकी हूँ। जैसे ही मेरा वक्त पूरा होगा चली जाऊंगी। तुमको मालूम है ना आज वो कितना हाइपर हुआ था? मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो, अनीता देवी बोली। मैं भी नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से इस तरह कोई हरकत करे, रमा बोली। तुम्हारा टर्म कितना बचा है अभी? अनीता देवी ने पूछा।
अभी तो 1 वर्ष है और वो तो मुझे जाने नहीं देगा, मुझे मालूम है। ठीक है, लगता है मुझे भी कुछ करना होगा, उससे अनिता देवी ने कहा। वो आप देख लीजिए कि क्या करना है। रमा बोली ठीक है कहकर अनिता देवी उठी और बाहर जाने लगी। रमा ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया। अनिता देवी सोचते हुए गेट से बाहर निकली। असल में वो रमा को ही दोष देने आई थी, पर उसके पास तो सभी बातों का जवाब था। कहीं भी वो कमजोर नहीं पड़ रही थी। हर बात से यही समझ आ रहा था कि अनुज ही उसके पीछे पागल है। मैं क्या करूं क्या करूं। तभी अचानक चीखने की आवाज रमा को सुनाई दी। वो तेजी से गेट खोलकर सीढ़ियों की तरफ भागी। वहां अंधेरा था। वो घबराते हुए नीचे की तरफ धीरे धीरे उतरी। अचानक उसने देखा अनिता देवी वहां नीचे पड़ी थी। उनका सिर और कंधा फट गया था। ढेर सारा खून बाहर बिखर पड़ा था। रमा ने दृश्य देखकर एकदम डर गई। बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, अनिता देवी करहाते हुए रमा की ओर हाथ बढ़ाई। रमा ने तुरंत हाथ पकड़ा और वहीं बैठ गई। हाँ मैं कुछ करती हूँ, हाँ मैं कुछ करती हूँ। वो एकदम हाँफ रही थी। वो हाथ छोड़ी और दौड़ते हुए नीचे गई। गार्ड भैया, गार्ड भैया, ऊपर सीढ़ियों में एक दुर्घटना हो गई है, जल्दी देखो बाहर उनका ड्राइवर है क्या। नहीं मैडम, गाड़ी में तो कोई नहीं है, लगता है मैडम खुद ही गाड़ी चलाकर आई थी, गार्ड ने दौड़ते हुए आकर बताया। अच्छा, फिर एक ऑटो रोको, जल्दी देखो, जाओ रोड पर जल्दी बाहर। ये बोलकर वो ऊपर की ओर भागी। तब तक अनिता देवी बेहोश हो चुकी थी। रमा थोड़ी डर गई। उसने अनिता देवी के नाक से पास उंगली रखकर देखा। सांस चल रही थी, उसकी जान में जान आई, परंतु अब भी खून तेजी से बह रहा था। उसने अपनी चुन्नी उनके कंधे पर जोर से बांध दी। तभी गार्ड आ गया। मैडम मैंने ऑटो मंगा लिया है, उन्हें उठाकर ऑटो में डालते हैं, फिर आप हॉस्पिटल ले जाइए। ठीक है भैया, उठाइए, कहकर उसने भी अनीता देवी को उठाया और ऑटो में डालकर हॉस्पिटल ले गई। अनीता देवी अभी भी अचेत थी। ऑटो के हॉस्पिटल पहुंचते ही रमा दौड़कर अंदर गई और इमरजेंसी स्टाफ बुला लाई। उन्होंने अनीता देवी को स्ट्रेचर डाला और सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले गई। रमा का पूरा कपड़ा खून से भीग गया था। उसने ऑपरेशन थिएटर के बाहर से अनुज को फोन किया। पूरा रिंग गया पर अनुज ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने मधु को फोन ट्राई किया। ऐसा उसने कई बार किया, परंतु शायद दोनों सो गए थे या फोन साइलेंट पर रखा था, किंतु बात हो ही नहीं पाई। अब रमा को ही मैनेज करना था। वो बाहर बेंच पर बैठ गई। सुनिए, एक नर्स बाहर आकर बोली। हाँ क्या हुआ बताइए, रमा घबराते हुए पूछी। देखिए, तत्काल ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए आपको 20,000 रुपये तुरंत जमा कराना। और हाँ, ब्लड बैंक चाहिए और बी पॉजिटिव ब्लड पता करिए, ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कहकर रमा बाहर की ओर दौड़ी और तुरंत एटीएम से 20,000 रुपये निकाल लाई। उसे रिसेप्शन पर जमा करके तेजी से ब्लड बैंक की ओर गई। भैया मुझे कम से कम 2 यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड की चाहिए, रमा पूछी। देखिए, हमारे पास तो केवल 1 यूनिट रखा है, बाकी के लिए आप किसी को बुला लीजिए। ठीक है, फिलहाल आप मुझे 1 यूनिट तो दे ही दीजिए, रमा पेमेंट करते हुए बोली। और मेरा खून भी चेक कर लीजिए, सब कुछ नॉर्मल हुआ तो मैं ही खून दे दूंगी। उन्होंने रमा का ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए ले लिया और टेस्ट कर लिया कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखिए। धन्यवाद।